अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ देर पहले अपना खिताब किया है और उनके खिताब का लुब्बे लबाब यही था कि अब ये उनका आखिरी खिताब था बतौर वज़ीर आज़म, और उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि उनके पास अब अक्सरियत नहीं है और उनके खिलाफ बकौल उनके जो साजिश तैयार की गई अब उसका वो शिकार हो रहे हैं और वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। और इस लिहाज से उन्होंने ये कहा कि वो किसी किस्म की इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे और जैसे ही उनकी अपनी हुकूमत ख़त्म होगी उसके बाद फिर वो अवाम की तरफ जाएंगे और एहतजाज करेंगे। यानी उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो अब वज़ीर आज़म हाउस से अवाम की तरफ कूच कर रहे हैं और बाज़ाब्ता उन्होंने कौम से खिताब के दौरान ये ऐलान किया और कहा कि एतवार को यानी अगले दिन वो एहतजाज के लिए बाहर निकलें, एहतजाज करें, क्योंकि अब अवाम ने फैसला करना है कि आया उसने गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है या फिर आज़ादी के साथ जीना है। इमरान खान साहब के खिताब से ये वाज़े हो गया है कि अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो इस्तीफे नहीं देगी बल्कि अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी और इमरान खान बतौर अपोजिशन लीडर आने वाली हुकूमत को इंतहाई टफ टाइम देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि किस हद तक इमरान खान असरअंदाज होते हैं आने वाली हुकूमत पर। साथ उन्होंने ये कह दिया कि शहबाज शरीफ की जो शेरवानी है वो टंगी की टंगी रहेगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है और कल इजलास होगा। उस इजलास में चौथे नंबर पर वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है और उसके अलावा नुक्ता एतराज़ है। नुक्ता एतराज़ पर कल हुकूमत की तरफ से लंबी लंबी तकारीर की जाएंगी और ये इजलास रात तक भी जारी रह सकता है। इस हवाले से हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली मुरतब की है कि अवाम के सामने वो साजिश लाई जाएगी बकौल जो वज़ीर आज़म के एक ख़त आया और उस ख़त के ज़रिए हमारी हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की गई। हम आज़ाद खारजा पॉलिसी के हामी थे, लेकिन जो अमेरिका के ग़ुलाम हैं उन्हें ये आज़ादी पसंद नहीं है और उन्हें वही गुलामी पसंद है जिसमें वो आज से 3.5 साल पहले से रह रहे थे और जिस तरह से वो हर बात पर आमन ना वसद्दक ना कह रहे थे, शायद उन्हें ये पॉलिसी पसंद है। इसलिए बतौर वज़ीर आज़म रहने के बजाय अब हम वज़ीर आज़म हाउस से अवाम की तरफ कूच कर रहे हैं। साथ उन्होंने अपोजिशन को ये चैलेंज किया कि अगर आपकी मकबूलियत है तो फिर आप इलेक्शन से क्यों घबरा रहे हैं, आप इलेक्शन में अवाम का सामना करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं। लेकिन उनके साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को यह मशवरा दिया कि आप भी इज्तिमाई इस्तीफे दें। इस तरह से मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा और हुकूमत के लिए ज़िमनी इंतखाबात कराने मुश्किल होंगे और जल्द से जल्द फिर आम इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। हमारा बयानिया अवाम में मकबूल हो रहा है और एक मरतबा फिर हम अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने के काबिल होंगे। लेकिन फिल वक्त इमरान खान ने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया है। हतमी फैसला कल होगा। कल पीटीआई क्या करने जा रही है इसका फैसला कल के सेशन में हो जाएगा, क्योंकि कल ही अपोजिशन की तरफ से सप्लीमेंट्री एजेंडा दिया जाएगा स्पीकर को कि उसे शामिल किया जाए और वो एजेंडा होगा नए कायदे ऐवान के इंतखाब से मुतालिक। और ये गालिब इम्कान है कि एतवार के रोज़ नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में आ जाएगा। तो इस तरह से इमरान खान की हुकूमत आईनी तरीके से अब ख़त्म हो जाएगी, जिसे खुद इमरान खान ने तहलील करवा दिया था अपनी एडवाइस और सदर मुमलिकत के अहकामात की रोशनी में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे बहाल कर दिया था। नई हुकूमत आ जाएगी लेकिन अवाम के हालात वैसे के वैसे रहेंगे। मैं अपने गुज़िश्ता से पैवस्ता प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि रिंग मास्टर वही रहेगा, सिर्फ किरदार तब्दील होंगे, जिसका फ़ायदा कभी अवाम को नहीं होगा, क्योंकि इस मुल्क में पब्लिक पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पावर पॉलिटिक्स होती है। अवाम ने अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ को खुद देखना है, खुद फैसला करना है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है, मुल्क के मफाद में क्या है, अवाम के मफाद में क्या है, पॉलिसियों से रिलीफ किसे मिलता है और किस की पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क इस दौराए पर आ खड़ा हुआ है। $200 को छू कर वापस आ रहा है, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है। आज मुल्क बैरूनी कर्जों में जकड़ा हुआ है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है। आज IMF
کی شرائط ماننے پر ہم مجبور ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ تمام وجوہات ضرور ڈھونڈنی ہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات اور کہی کہ ہمیں اپنی آزاد خارجہ پالیسی مرتب کرنی ہے۔ 3.5 سال میں کون سے ایسے اقدامات کیے گئے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کی سمت آزاد خارجہ پالیسی کی طرف بڑھی ہے؟ کیا پاکستان ایران گیس پائپ لائن جو بارڈر تک آ چکی ہے اس کے اوپر کوئی عملی اقدامات اٹھایا گیا تھا؟ سی پیک کے جو پروجیکٹس تھے ان میں سست روی کیوں کی گئی؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ اس کے علاوہ افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہوا، اتنی جلد بازی میں ہوا کہ وہاں پہ ابھی تک کوئی بھی جامع حکومت نہیں بن سکی۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہاں پر ایک جامع حکومت کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تک افغانستان میں عدم استحکام ہے اور اس کا اثر پاکستان پر پڑ رہا ہے۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ تو ان 3.5 سالوں میں پاکستان نے کیا اقدامات کیے؟ کشمیر کے حوالے سے جو اقدامات بھارت نے اٹھائے ان اقدامات کا جواب ہم نے کس حد تک دیا؟ اس کا جواب بھی بہرحال اسی حکومت کو دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سے امور ہیں خارجہ محاذ پر جس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان 3.5 سالوں میں بھی ہماری خارجہ پالیسی کسی صورت آزاد نہیں رہی، ماں سوائے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کے حوالے سے کہ انہوں نے دورہ روس کیا اور اس کے بعد پھر یہ صورتحال بنی کہ انہوں نے کہا کہ میرا دورہ روس امریکہ کو کھٹکا اور انہوں نے سازش کی اور اس کے بعد اب میری حکومت کو چلتا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ تاریخ کبھی بھی اپنے آپ کو چھپنے نہیں دیتی، حقائق ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ مرد آباد، ہندوستان مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مغرب مرد آباد، یہ وہ نعرے ہیں جو پاکستان میں ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں اور مقبول بیانیے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہی بیانیہ ابھی تک حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے اور جسے پنجاب میں اور کم از کم خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ فی الوقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مزید جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔